Hello students, this is lecture number 2 of unit 1 as far as the IPC series is concerned. तो भारतीय दंड संहिता हमने पढ़ना शुरू किया था और यूनिट 1 से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था और इन द यूनिट 1 वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। और कल्पेबल होमिसाइड में हमने ये देखा, सबसे पहले ये देखा कि व्हाट डज होमिसाइड मीन। सबसे पहले हमने होमिसाइड की मीनिंग को जानने का प्रयास किया और हमने देखा कि होमिसाइड मीन्स अ किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर पर्सन, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ये होमिसाइड कहलाता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा मार दिया जाना। लेकिन क्या सिर्फ किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर पर्सन इज पनिशेबल? तो हमने देखा कि नहीं, हर तरह का मानववध, हर तरह की होमिसाइड पनिशेबल नहीं है। आईपीसी इटसेल्फ कंटेन्स बोथ काइंड्स ऑफ होमिसाइड्स, दैट इज अनलॉफुल होमिसाइड एज वेल एज लॉफुल होमिसाइड। ये ऐसे होमिसाइड के भी बारे में आईपीसी बताता है जो लॉफुल नेचर का। लॉफुल का मतलब कि जिसके लिए सज़ा नहीं दी जाएगी, जिसको लॉ परमिट करता हो। और वैसे होमिसाइड कौन है? चैप्टर 4 में हम लोगों ने आईपीसी के सेक्शन 76 to 106 में देखा था और उसको फर्दर क्लासिफाई करके हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा कि लॉफुल होमिसाइड को एक्सक्यूजेबल होमिसाइड एंड जस्टिफिएबल होमिसाइड में हम लोगों ने बाइफरकेट करके समझने का प्रयास किया था। तो पनिशेबल कौन सा होमिसाइड है, किसकी सज़ा दी जा सकती है? वो है कल्पेबल होमिसाइड। सज़ा कल्पेबल, कल्पेबल की मीनिंग मैंने बताया था। कल्पेबल मीन्स ब्लेम वर्दी और पनिशेबल जिसकी सज़ा निर्धारित की जा सके। ऐसी होमिसाइड जिसको लॉ करने से मना करता हो, लॉ ऐसे एक्ट को, ऐसे मानववध को करने से मना करता हो, वो होमिसाइड अनलॉफुल होमिसाइड कही जाती है और वो धारा 299 में दी गई है। हालांकि आगे भी हम देखेंगे तो दूसरे तरह के कल्पेबल होमिसाइड को भी पढ़ना है हमको, लेकिन शुरुआत उसकी 299 से होती है जो चैप्टर 16 में दिया गया। मैंने ये भी बताया था कि चैप्टर 16 इज द लार्जेस्ट चैप्टर इन योर इंडियन पीनल कोड विच डील्स विथ ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। और उसमें हम लोग अभी ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड हमने देखा। और हम लोगों ने उस क्वेश्चन को देखना शुरू किया था जो कि मैंने कहा था कि आपके इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मीनिंग ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और उसके आगे एसेंशियल्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और फिर मर्डर से जोड़कर हमें देखना है। तो पहले क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड हम लोग देख रहे थे। और इस प्रश्न को देखते हुए हम लोगों ने देखा था मीनिंग ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि इलस्ट्रेशंस रिगार्डिंग कल्पेबल होमिसाइड। मीनिंग हम लोगों ने देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, जिसमें 299 ये कहता है कि हूएवर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। 3 एलिमेंट्स इसमें याद रखना है, बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death। ये कल्पेबल होमिसाइड को 299 में परिभाषित किया गया है। और उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, जिसमें पहला एग्जाम्पल ये था कि अगर आप ए क्या करता है, एक गड्ढे के ऊपर एक घास बिछा देता है, लकड़ी का एक तह लगा देता है और इस इंटेंशन के साथ लगाता है कि इस पर जो आएगा वो गिरकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और एक व्यक्ति आता है, कौन? जेड, और वो ये सोचता है कि यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं है, ये प्लेन जो है ये ज़मीन है, और उस पर गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है, कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इसी तरह के हम लोगों ने 2 इलस्ट्रेशंस और देखे थे, जहाँ पर एक हम लोगों ने देखा था कि ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश। ए जानता है कि जेड बुश के पीछे है, झाड़ी के पीछे है, बी को नहीं पता है। और वो क्या करता है, ए मारना चाहता है जेड को, लेकिन वो खुद गोली चलाने की बजाय बी को दे देता है। बी को पता नहीं है, बी को इंड्यूस करता है फायर करने के लिए, वो बी गोली चला देता है और जेड की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर
बी लायबल नहीं होगा, यहाँ पर ए लायबल होगा, ध्यान रखिएगा। भले ही गोली किसने चलाई, बी ने, लेकिन मैंने आपको 299 बताया था कि देयर मस्ट बी इंटेंशन और नॉलेज। उसके पास ना इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, ना आशय था ना ज्ञान था। उस व्यक्ति को जिसने गोली चलाई कि झाड़ी के पीछे कौन छुपा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की। तो यहाँ पर जिसको पता था और जो जिसने करने के लिए उकसाया, वो व्यक्ति जो है इस ऑफेंस के लिए लायबल होगा। तो ये कुछ हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस देखे थे और एक्सप्लेनेशंस भी हम लोगों ने देखे थे, जिसमें 3 एक्सप्लेनेशंस थे। एक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर आप किसी की बॉडी को, जिसको पहले से कोई डिसऑर्डर है, डिजीज़ है या इन्फर्मिटी है, उसको कोई चोट कारित करते हैं और उससे एक्सेलरेशन हो जाता है, गति मिल जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि आपने डेथ कॉज की है। लेकिन मैंने साथ साथ इस एक्सप्लेनेशन में एक बात बताई थी कि यहाँ पर प्रिज्यूम करके चला जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि उसको इंटेंशन है या नॉलेज है या नहीं। और ये अक्सर ये एक्सप्लेनेशन कन्फ्यूज़न पैदा करता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या यहाँ पर एक व्यक्ति जो बॉडीली इंजरी कारित कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को जो कोई डिसऑर्डर में है, कोई डिजीज़ में है, कोई इन्फर्मिटी में है, तो क्या उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए इस सेक्शन में माना जाएगा? अगर वो मान लीजिए कि बहुत ज़ोर से प्रहार नहीं करता है, उसको पता नहीं था, तो ऐसे केस नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर प्रिज्यूम करके चला जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन से साथ को रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंटेंशन और नॉलेज होनी चाहिए। तो इस एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ लिखी नहीं है, लेकिन प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो मेंटल एलिमेंट मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, उसने इंटेंशन या नॉलेज के साथ ये बॉडीली इंजरी की है। मान लीजिए मुझे नहीं पता कि आपको आपके पेट में कोई घाव है और मैं मार देता हूँ, तो वहाँ पर मेरे ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 भी हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर उस व्यक्ति को भी हत्या के लिए दोषी माना जाएगा जहाँ पर जिस व्यक्ति को चोट लगी है, जिस पर्सन को चोट लगी है, वो अगर प्रॉपर रेमेडी से उसको ठीक कर लेता तो उसे बचाया जा सकता था। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को इस बात का लाभ नहीं मिलेगा, वो छूट नहीं ले सकता है कि द डेथ कुड हैव बीन प्रिवेंटेड इफ द पर्सन, इफ द विक्टिम could have resorted to proper remedies और skillful treatment, उसको इसका बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो मौत हुई है, जो रिजल्ट है, वो उसके एक्ट से हुआ है। बस ये ध्यान रखना है कि देयर मस्ट बी अ कनेक्शन, एक कनेक्शन होना चाहिए उसके एक्ट और उसके डेथ से, कोई बहुत रिमोट कनेक्शन ना हो। मान लीजिए कि कोई मैंने इंजरी कर दी किसी पर और वो 2 महीने बाद टेटनस की वजह से उसका घाव बढ़ जाता है और या टेटनस की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन ऐसे केसेस में जहाँ पर मान लीजिए 1 दिन 2 दिन लापरवाही की जगह, बल्कि वो 1 दिन 2 दिन वो नहीं जा पाया अस्पताल में, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर रेमेडीज़ है, स्किलफुल ट्रीटमेंट है, वो एक रीजनेबिलिटी क्लॉज लेकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको हल्की सी चोट की गई और कोई 1 महीने तक अस्पताल ना जाए, कहे कि नहीं तुमने किया है, अब ये मृत्यु हुई है तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो एक कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, एक्ट का और रिजल्ट का। एक्सप्लेनेशन 3 में हम लोगों ने ये देखा था कि द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। अगर गर्भ के अंदर बच्चे को मार दिया जाता है तो डेट वुड नॉट अमाउंट टू होमिसाइड, डेट वुड अमाउंट टू मिस कैरेज ऑफ चाइल्ड, और वो हम लोग 312 में और 315 तक ये देखेंगे, दूसरे चैप्टर में देखेंगे, कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज में देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर बच्चे का कोई पार्ट बाहर आ गया, पूरी तरह से बच्चा भले ना बाहर आया हो बॉडी से, गर्भ से, लेकिन अगर कोई पार्ट बाहर आ गया और उसके बाद उसकी जान जाती है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत उस व्यक्ति को जिसने ये कार्य किया है, जिससे बच्चे की जान गई है, उसको लायबल ठहराया जा सकता है। हालांकि इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है, वहाँ पर पूरी बॉडी होने के बाद, लेकिन हमारे इंडियन लॉ में ऐसा है कि अगर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी भी है तो जैसे ही पार्ट निकला उस बच्चे की एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाने से अब जो है, अब वो बच्चा जो है कानून की नज़र में एक सेपरेट इंडिविजुअल है, और अगर आप उसकी हत्या कारित करते हैं, अगर आप उसकी मृत्यु कारित करते हैं, तो वो आप उसके लिए लायबल होंगे। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड हम लोग देख रहे थे, और हम लोगों ने देखा था कि
पहला इंग्रेडिएंट ये है कि देयर मस्ट बी द कॉजिंग ऑफ डेथ। डेथ जो है ये कंपलसरी है, इट मस्ट हैव ऑकर्ड इन केस ऑफ सेक्शन 299। और डेथ की वही मीनिंग है जो सेक्शन 46 में आपको डिफाइन किया गया है आईपीसी में। और इस डेथ में मदर्स वूम में जो बच्चा, आप जैसा अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, उस एक्सप्लेनेशन को दोबारा रिपीट हम नहीं करेंगे, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, आपके साथ स्क्रीन पे आप देखते जाएंगे तो आपको ये सेक्शन क्लियर भी होता जाएगा। द सेकेंड इंग्रेडिएंट और एसेंशियल पॉइंट इज द डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय सम एक्ट। किसी एक्ट के द्वारा एक्यूज्ड मस्ट हैव डन एनी एक्ट विच रिजल्टेड इनटू द डेथ। यहाँ पर एक्ट से ध्यान रखिएगा, आईपीसी में एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन ऑल्सो। इलीगल ओमिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलीगल ओमिशन का मतलब आप पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, मैं एग्जांपल से भी बता रहा हूँ कि एक्ट का मतलब तो ये हो गया कि मैंने सीधा किसी पर वार किया, ठीक है। ओमिशन मान लीजिए कि ये बच्चे, मदर की ड्यूटी है बच्चे को भोजन कराना, नर्स की ड्यूटी है पेशेंट को भोजन कराना, ठीक है। अगर आप जानबूझकर अपने लीगल ड्यूटी को ब्रीच करते हैं, आप इसको भोजन नहीं कराते हैं, मान लीजिए कि डिपेंडेंट गार्जियन है अपने बच्चे के ऊपर, बुजुर्ग हैं, आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, अगर आप जानबूझकर 20 दिनों तक खाना नहीं खिलाते हैं इस इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ कि मृत्यु हो सकती है, तो वहाँ पर आपका ओमिशन भी एक्ट के बराबर माना जाएगा। हालांकि ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपकी ड्यूटी बनती है, अगर कोई भिखारी मान लीजिए आपसे खाना मांगने आया और आपने उसको खाना नहीं दिया और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाए, वहाँ पर ये बात अप्लाई नहीं होगी। जहाँ पर आपकी ड्यूटी बनती, वहाँ पर अगर आप ओमिट करते हैं अपनी ड्यूटी, तो वहाँ पर वो आप लायबल माने जाएंगे। तो इसीलिए आपके पैराग्राफ में सामने लिखा हुआ डेथ मे बी कॉज्ड इन नंबर ऑफ वेज, बाई स्टार्विंग, बाई पॉइजनिंग, जहर दे के, बाई स्ट्राइकिंग, मार के, तो वो आप समझ ही सकते हैं, बाई ड्राउनिंग, किसी को डुबा के, या कम्युनिकेटिंग सम शॉकिंग न्यूज़। यानी यहाँ पर एक्ट में वो चीज़ें, वर्ड्स स्पोकन भी आ रही हैं। अगर आपने जानबूझकर ऐसा कुछ आपने कम्युनिकेट किया, आपको पता है कि कोई दिल का मरीज है और आपके ये बोलने से आपको पता है कि इसकी जान जा सकती है, तो आपने जानबूझकर मैलाफाइड इंटेंशन के साथ अगर ऐसा किया है तो उसमें आप लायबल हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे आगे, एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब आपने पहला क्या देखा, कॉजिंग ऑफ डेथ हुआ है, फिर कैसा हुआ, बाय डूइंग एन एक्ट हुआ है, और तीसरा एसेंशियल पॉइंट ये है कि द एक्ट मस्ट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन क्या होता है, देखिए आपके सामने लिखा है, इंटेंशन इज सच मेंटल स्टेटस विच शोज हिज मेंसिया टुवर्ड्स द एक्टस रियस। एक्चुअल में इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिजल्ट। आप कोई एक्ट करते हैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ, पर्पसफुल डूइंग टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर रिजल्ट। आप जानबूझकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए हो, वो इंटेंशन की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। इसीलिए आपको लिखा हुआ है कि देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज, देयरफॉर, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एविडेंस इंटेंशन का नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन क्या चल रहा है, आपके दिमाग में था, तो इसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा। इसका एविडेंस कैसे पता चलता है, देयरफॉर इट इज डिसाइडेड बाय द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तथ्यों को, परिस्थितियों को देखते हुए आपके इंटेंशन का अंदाज़ा होता है। मतलब कि आपने जो एक्ट किया है वो किस तरीके से किया। जैसे आपने लाठी से किसी के पैर पे हमला किया और आपने लाठी से किसी के सर पे हमला किया, काम तो लाठी से आपने किया, लेकिन आपने अलग पार्ट, बॉडी पार्ट पर अलग तरीके से मारा, अलग जगह मारा, तो इससे भी इंटेंशन में फ़र्क। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाठी का प्रयोग, अब ये भी देखा जाएगा कि आपने कहाँ पर मारा, आपने क्या प्राइवेट पार्ट पर जानबूझकर मारा इस सोच के साथ कि इसकी जान चली जाए। पैर पर मारने से किसी की जान नहीं जाती है, तो अगर पैर पे आपने मारा उसी लाठी से तो आप पे 299 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आपने उसी लाठी से अगर प्राइवेट बॉडी पार्ट पे मारा या सर पे बार बार आपने 100 ब्लोज जो हैं वो चलाए, वो जो है वो कहीं ना कहीं
आपके इंटेंशन को। तो सरकमस्टांसेस बताती हैं। आपने चाकू से किसी के हाथ पर वार किया, आपने चाकू से किसी के गले पर वार किया, और आपने चाकू से किसी के पेट पर वार किया। ये तीनों जगह जो है ये इंटेंशन अलग अलग है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो है आपने, अगर आप चाकू किसी के पेट पर मार रहे हैं और गले पे मार रहे हैं तो दोनों में फ़र्क है ना। जब गले पे मार रहे हैं तो आप पूरी तरह से श्योर हैं कि ये मरना ही है इसको। तो हम देखेंगे जब 300 पढ़ेंगे तो इस तरह के एग्जाम्पल को और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए समझिए कि इंटेंशन जो है आपके एक्ट से, आपने चाकू भी लिया तो कौन सा लिया, क्या छोटा चाकू था, या आपने कोई रामपुरी चाकू उठा ली बाजार से, कोई धारदार चाकू उठा ली, ये भी आपके इंटेंशन को बताता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और जैसा मैंने कहा, आप सामने पैराग्राफ में देख सकते हैं, इंटेंशन मीन्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंसिक्वेंस इन क्वेश्चन। जो परिणाम है उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि ऐसा ही रिजल्ट आने वाला, ये इंटेंशन होता है। A consequence is deemed to be intended though it is not desired when it is foreseen or substantially certain. For example, A deliberately firing by a loaded gun at once leads to inference that the intention was to cause death. अब देखिए एक्ट से कैसे पता चल रहा है कि अगर कोई डेलिबरेट फायरिंग हो रही है लोडेड गन से, तो इससे इन्फरेंस क्या निकल रहा है? इससे इन्फरेंस निकल रहा है कि आपका डेथ कॉज करने का इंटेंशन था। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपने नौकर को क्या लिखा है, इफ़ ए स्लैप्स बी अ सर्वेंट फॉर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, काम अच्छे से नहीं कर रहा, मैंने थप्पड़ मार दिया। लेकिन हुआ क्या, उस थप्पड़ को लगने के बाद क्या हुआ, द स्लैप कॉज्ड बी टू फॉल एंड स्ट्राइक हिज हेड ऑन अ शार्प स्टोन। अब वहीं पे एक पत्थर रखा हुआ था, वो थप्पड़ थोड़ी ज़ोर का लग गया, थोड़ा ज़ोर का लग गया, और वो गिर गया, और पत्थर के कोने से उसको सर में चोट लग गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या इंटेंशन टू कॉज डेथ माना जाएगा मालिक का? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटेंशन ये नहीं माना जाएगा, यहाँ पर ये इंटेंशन नहीं माना जाएगा। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये तय होगा। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि आप मान लीजिए कि पहाड़ की चोटी पर हैं और किसी को धक्का दे रहे हैं, और आप किसी को घर में किसी झगड़ा हो गया और धक्का दे रहे हैं, तो फ़र्क है ना। तो प्लेस का बहुत फ़र्क होता है, जगह का बहुत फ़र्क होता है, एक्ट का बहुत फ़र्क होता है, ये आपके इंटेंशन को बताने में। सेकंड क्या था, विद द इंटेंशन ऑफ, मैंने कहा ना 3 है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दूसरा, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। पहला क्या था, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यहाँ पर क्या है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे मृत्यु संभाव्य हो, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, वो भी कल्पेबल होमिसाइड के दायरे में आएगा। जहाँ पर आप पूरी तरह से इंटेंशन के साथ मारते हैं वो भी आएगा, जहाँ आप इस इंटेंशन के साथ कोई इंजरी कर रहे हैं जिससे क्या है, सामान्य अनुक्रम में ऑर्डिनरली ऐसे फोर्स के साथ अगर अप्लाई किया जाए किसी पर, बॉडी पर किसी को चोट दी जाए तो उसकी मौत हो जाती हो, ये इस कैटेगरी के एक्ट में आएगा। और आप पढ़ सकते हैं कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ सेक्शन 299 द इंटेंशन ऑफ द ऑफेंडर मे नॉट बी टू कॉज डेथ बट इट वुड बी सफिशिएंट इफ ही इंटेंडेड टू कॉज सच बॉडीली इंजरी विच वॉज लाइकली टू कॉज डेथ। सीधे तौर पर उसको मारने का ना हो, लेकिन जो मार रहा हो उसको पता है कि ये बॉडीली इंजरी जो है ये क्या होती है, इससे मृत्यु संभावित है, इससे इट इज़ लाइकली दैट इट मे कॉज डेथ। ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि जो कनेक्शन है एक्ट का और डेथ कॉज का वो क्या है, इट मस्ट बी डायरेक्ट एंड डिस्टिंक्ट एंड दो नॉट इमीडिएट। जो मैं पहले कह रहा था अभी कि भले ही तुरंत ना हो लेकिन रिमोट भी ना हो। जैसे मैं अगर किसी को बहुत ज़ोर का ब्लो लगा, बहुत ज़ोर से आपने, जैसे मान लीजिए प्राइवेट पार्ट पे किसी ने लाठी चला दी और उस व्यक्ति की मृत्यु तुरंत ना हो, रात को चलाई और 2-3 घंटे बहुत दर्द में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी इस पॉइंट के अंतर्गत आएगा, इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल माना जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने किसी को हल्की चोट दी जिसकी वजह से वो सेप्टिक हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया और 1 महीने बाद उसकी मृत्यु, इतनी रिमोट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो एक रीजनेबिलिटी
वाली बात जो है, द डेथ जो टाइम गैप है साफ तौर पर आपके पैराग्राफ में लिखा है, बिटवीन द एक्ट एंड द डेथ इज टू लॉन्ग देन द अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। अब देखिए, आपने देखा कल्पेबल होमिसाइड में लाइबल ठहराने के लिए व्यक्ति का या तो इंटेंशन होना चाहिए डेथ कॉज करने का, या दूसरा क्या है, इट मस्ट हैव बीन डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। ये भी आप समझ चुके हैं। द थर्ड पॉइंट इज समवट डिफरेंट। थर्ड पॉइंट एक दूसरा मेंटल एलिमेंट ला रहा है। वो कौन सा मेंटल एलिमेंट ला रहा है? दैट इज एक्ट डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ। देखिए, थोड़ा अलग आ गया। अब यहाँ पर नॉलेज की बात है। इफ एनी पर्सन हैविंग, आप सामने पढ़ सकते हैं, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, हैविंग नॉलेज दैट इज एक्ट मे कॉज डेथ कॉजेज डेथ बाय दैट एक्ट, देन ही शैल बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यानी कल्पेबल होमिसाइड में किसी व्यक्ति को गिल्टी बनाने के लिए इंटेंशन ही एकमात्र इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज को भी एक एसेंशियल एलिमेंट, यानी अगर जहाँ पर इंटेंशन नहीं है वहाँ पर अगर नॉलेज दिखाई दे रहा है, नॉलेज दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केस में भी कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल बनाया जा सकता है। नॉलेज और इंटेंशन में क्या फ़र्क है, अब ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। जैसे इंटेंशन, मैंने कहा इंटेंशन क्या था कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई रिजल्ट को। क्या कर रहे हैं? दैट इज इट इज़ अ पर्पसफुल डूइंग, इट इज़ अ पर्पसफुल डूइंग ऑफ अ थिंग इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड। ठीक है, आप कोई मकसद के साथ हमला कर रहे हैं और आपको पता है कि इससे ये मुझे प्राप्त होने वाला है। लेकिन नॉलेज में क्या है? नॉलेज आप मीन्स द अवेयरनेस ऑफ द एक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पैराग्राफ में, नॉलेज रेफर्स टू द पर्सनल नॉलेज ऑफ द पर्सन हु डज द एक्ट। जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है उसको क्या होना चाहिए? जैसे मैंने जो वर्ड यूज़ किया कि ही इज़ अवेयर, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट ही वॉज अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। आपको पता था कि अगर मैं करूँगा तो ये हो सकता है, भले ही आपकी इंटेंशन ना रही हो, भले ही आपकी इंटेंशन ना रही हो, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको नॉलेज इम्पोर्ट माना जाएगा आपके एक्ट के द्वारा। ऐसा जैसे आप सामने देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, BCD attacks A with lathis. The blows being directed at the head of A, they must be picked with the knowledge that they were likely to cause death. क्या है? BCD अटैक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सर पे कर रहे हैं, A पे। तो यहाँ पर ये नॉलेज मान लिया जाएगा कि इनको पता था कि इससे इसकी मृत्यु हो सकती है। एक जमालुद्दीन केस आपके सामने है पैराग्राफ में, जहाँ पर एक्यूज्ड क्या है? एक्यूज्ड ने क्या किया? इन एक्सरसाइजिंग द स्पिरिट ऑफ ए गर्ल हुम दे बिलीव टू बी पजेस्ड। गाँव में अक्सर ऐसा होता है, दुर्भाग्य कि आज तक ये देखा जाता है कि मान लीजिए किसी औरत में ये कह दिया गया लड़की में कि चुड़ैल आ गई है। अब उसको भगाने के लिए इसने क्या किया? उसको मारना शुरू किया, बीटिंग शुरू की कि इसके अंदर से भूत निकाल दें। उसका इंटेंशन जान मारने का नहीं था, लेकिन ये तो नॉलेज थी कि अगर मैं लगातार बीटिंग करूँगा तो इसकी मौत हो सकती है। जिस तरीके से वो बीट कर रहा था, जिस तरीके से वो मार रहा था, तो वहाँ पर ये नॉलेज मान लिया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कि जो ग्रॉस नेग्लिजेंस भी है ना, वो भी नॉलेज को वो नॉलेज के बराबर काम करती है। जैसे मान लीजिए कि भीड़ में आपको कह दिया जाए कि मान लीजिए अमीनाबाद है, लखनऊ में चारबाग है, यहाँ भीड़ में आप 80 की रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, 90 की रफ्तार में, 100 की रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, तो ये इतना नेग्लिजेंट एक्ट है। आपको मालूम है उस भीड़ में आप गाड़ी चलाएंगे तो किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, तो वहाँ पर आपके नेग्लिजेंस को नॉलेज के बराबर मान लिया जाएगा। या इसमें एक फेमस गणेश दुले केस है, जहाँ पर जो स्नेक चार्मर था उसने एक आदमी के सर के ऊपर एक सांप रख दिया। अब भले ही आपका इंटेंशन ना हो, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति के ऊपर सांप रख रहा हूँ तो उसको काट भी सकता है, और अंततोगत्वा कंक्लूजन उसमें ये हुआ था कि उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि
भले ही इंटेंशन की ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा है। इंटेंशन में आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप अपने एक्ट से एक पर्पसफुल एक्ट कर रहे हैं जिससे आप एक पर्टिकुलर एंड को मीट करना चाहते हैं। नॉलेज में ऐसा नहीं है, लेकिन यू आर अवेयर ऑफ द एक्ट, यू हैव अवेयरनेस ऑफ द एक्ट कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स, मेंटल एलिमेंट आपको याद रखने हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर पढ़ेंगे। अभी हम लोग कल्पेबल होमिसाइड एक जनरल जो व्यू है कल्पेबल होमिसाइड को लेकर, या इसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड सिंप्लीसाइटर। ये एक जीनस है जिसका स्पीसीज हम देखेंगे कि सिर्फ 299 ही कल्पेबल होमिसाइड को नहीं बताता है। 300 पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ों को मैं अभी बता दे रहा हूँ जिसको हम लोग अगली क्लास में एलेबोरेट भी करेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड 299 में भी है और कल्पेबल होमिसाइड 300 में भी। लेकिन 300 इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर कहलाता है। तो हम देखेंगे कि 299 का ही एग्रेवेटेड वर्जन, यानी कि 299 में जो इंटेंशन है और 300 में जो इंटेंशन है, तो हम देखेंगे कि उसमें डिग्री का फ़र्क है, डिग्री का फ़र्क है। आप किसी को 5वें माले से फेंक देते हैं और किसी को 50वें माले से फेंकते हैं, मरना 5वें माले वाले को भी है और 50वें माले को भी है, लेकिन फ़र्क है तो डिग्री का। आप किसी को पेट में चाकू मार के किसी की मौत हो जाती है और किसी के गले पे वार होता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन फ़र्क है यहाँ पर डिग्री का। फ़र्क है इंटेंशन की डिग्री का, इंटेंशन की इंटेंसिटी का। तो ये हम अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे कि 300 इज़ ऑल्सो अ कल्पेबल होमिसाइड विच इज स्पेशल काइंड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। 300 कहते ही है कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर। इसकी लैंग्वेज आप जब पढ़ेंगे 300 की तो कहता है 299 सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है और 300 कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर, यानी ये इस बात को मान रहा है कि मर्डर इज़ ऑल्सो अ कल्पेबल होमिसाइड बट इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। और अगले लेक्चर में, आज 299 जानने का हमने प्रयास किया था, अगले लेक्चर में विल डील विथ द मीनिंग ऑफ मर्डर एंड ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 299 एंड 300। बहुत सटल डिफरेंस है, बिल्कुल बाइफरकेट करके हम लोग देखेंगे तो समस्या होगी। बस थोड़ी सी पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कल्पेबल होमिसाइड 299 में और 300 भी कल्पेबल होमिसाइड, स्पेशल तरह का कल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर है। तो जहाँ पर 299 से आगे बात निकल जाती है वो 300 में चला जाता है एक्ट। तो अगले लेक्चर में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ मर्डर।